आप सभी बच्चों का एक बार फिर से डीपीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कक्षा 12वीं क्लास का हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन अध्याय को पढ़ रहे थे और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी, जिसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 SN2 की बात हुई थी, उससे कुछ रिलेटेड एग्जाम्पल की बात हुई। और उसी के बाद दूसरे लेक्चर में धातुओं से अभिक्रिया हुई, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी, वुड्स अभिक्रिया, फ्रैकलेंट्स अभिक्रिया, ठीक है, और कुरेहाउस संश्लेषण अभिक्रिया। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत अच्छी तरीके से कवर किया था। आज हम हाइलो एल्केन के और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, जिसे हम इलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बताया, अभी बात की कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बात की थी, धातु से अभिक्रिया ये भी बात हुई थी, वुड्स अभिक्रिया, फ्रैगलेंट अभिक्रिया ये भी बात हुई थी। आज हमें पढ़ना ये अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया। तो देखते हैं क्या होती है विलोपन अभिक्रिया। एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ए यौगिक है, इसमें बी यौगिक है, ये इसकी रिएक्शंस होती है हीट की प्रेजेंस में। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ये बनता है, चलो यहाँ पर हाइड्रोजन लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या निकलता है, ए भी निकलता है बच्चों। और यहाँ पर से 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं और एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ये कह सकते हैं कि 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एक सिग्मा एक पाई फॉर्मेशन होती है। ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, ये एडिशन का रिवर्स होता है, योगात्मक का रिवर्स होता है। इधर से अभिक्रिया को देखेंगे तो लगता है कि ए और बी इस पर योग कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, एक संतृप्त कार्बन यौगिक बनाते हैं। और इधर से देखेंगे तो ये क्या होता है कि दोनों निकल रहे हैं, और निकलने को क्या कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो देखते हैं क्या होती है विलोपन अभिक्रिया के बारे में। हमने बताया कि छोटे से ग्रुप जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड टूट के कितने पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। और ये संतृप्त से क्या बनाते हैं, असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। जब कोई चीज बाहर निकलती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, चलो बात करते हैं इसके गुण की थोड़ा। स्मॉल ग्रुप या एटम, ठीक है, आउट होते हैं, बाहर निकलते हैं। ठीक है, दूसरा कि 2 सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा कौन सा होता है, तो इतना आपको पता होगा, आप कक्षा 12वीं में आए हैं तो फर्स्ट ईयर में केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा, उसमें बताया जाता है सिग्मा एंड पाई क्या होता है। जो सिंगल बॉन्ड होता है कंपाउंड के भीतर बनने वाला पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कहलाता है, कंपाउंड के अंदर बनने वाला दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड कहलाता है। जो अच्छी अतिव्यापन होता है उससे जो बनता है बॉन्ड वो सिग्मा कहलाता है, और जो पार्श्वीय अतिव्यापन होता है उससे बनने वाला बंध पाई बंध कहलाता है।
ठीक है बच्चों, दो सिग्मा टूटते हैं और क्या बनता है, एक सिग्मा तथा एक पाई बनता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं, इसका सिग्मा टूटा, इसका टूटा, और कौन बना यहाँ पर, एक सिग्मा बना, इसमें एक कौन सा बना, पाई बना। ये कौन है, एल्कीन बना। ये क्या बना, एल्कीन। ये क्या है बच्चों, एल्केन है। ठीक है, तो हमने ये समझा कि विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, जिनसे स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल ग्रुप, स्मॉल एटम बाहर निकलते हैं और दो सिग्मा से एक पाई बॉन्ड बनाते हैं। वो ऐसी रिएक्शंस कौन कहलाती हैं, विलोपन अभिक्रिया कहलाती हैं। तो इसमें हमने बात कर ली, दो सिग्मा बॉन्ड क्या बनाते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड पता है एक पाई बनाते हैं। ठीक है, फिर तीसरी बात करते हैं कि ये भी कह सकते हैं कि सेचुरेशन कंपाउंड से, सेचुरेटेड कंपाउंड से अनसेचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं। सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनते हैं। तो ये क्या होते हैं, सेचुरेशन का बोलते हैं बच्चों संतृप्त। क्या बोलते हैं, संतृप्त। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त यौगिक से क्या बनते हैं, असंतृप्त यौगिक बनते हैं। अब पूछे कि असंतृप्त यौगिक कौन से होते हैं, तो बताएंगे अभी। तो संतृप्त यौगिक वो होते हैं बच्चों जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त वो होते हैं जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो कह सकते हैं कि सेचुरेटेड कंपाउंड से अनसेचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है एलिमिनेशन रिएक्शन में। और ये भी कह सकते हैं, इसका चौथा पॉइंट, ये रिवर्स प्रोसेस किसका है, एडिशन का। ठीक है, उल्टा प्रोसेस है योगात्मक का, योगात्मक अभिक्रिया का उल्टा प्रोसेस होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर इस तरफ से देखोगे तो लगेगा कि ये ए और बी इसमें जुड़ रहे हैं। ठीक है, एक पाई टूट रहा है और कितने बॉन्ड बनने सिग्मा के, दो बनने, और इधर से लगेगा कि दो सिग्मा टूटते हैं और कितने पाई बनते हैं, एक पाई और एक सिग्मा बनता है। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये कैसी रिएक्शंस होंगी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, लो टेम्परेचर पर होंगी, हाई टेम्परेचर पर होंगी। तो बच्चों बता दें, ये सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है, और सिग्मा बॉन्ड इजीली नहीं टूटता क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, और इसे तोड़ने के लिए तुम्हें हीट तो देनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि असंतृप्त यौगिक से क्या बनना है, असंतृप्त यौगिक बनता है। तो सबसे पहले तुम्हें रिक्वायर्ड है हीट की, यानी कि ये सभी रिएक्शंस एंडोथर्मिक होंगी। कैसी होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होगी। जबकि हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में SN1 SN2 कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं, लो टेम्परेचर पर होती है, उन्हें हीट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जिनका डेल्टा H ग्रेटर देन 0 हो या डेल्टा H पॉजिटिव। तो बच्चों ये अभिक्रिया कैसी होती है, एंडोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक अभिक्रिया कौन सी होती है, जिनके लिए हीट की रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका चाय का बनना, चाय भी केमिकल रिएक्शन है।
जब तक आग नहीं जलाओगी तब तक रिएक्शंस नहीं होगी, चाय नहीं बनेगी। तो इन्हें बिना हीट के ये रिएक्शन नहीं कराई जा सकती, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, पहले एक पाई बनेगा। और सिग्मा बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, और जबकि पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, जो कि कमजोर होता है। पहले पाई टूटता है, बाद में सिग्मा टूटता है। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, पहले सिग्मा दो टूट रहे हैं, एक पाई बनना है। यानी कि ये प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक है, ये कह सकते हैं ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ये अस्वतःपूर्ण अभिक्रिया है, बिना हीट के नहीं होगी, हीट देनी पड़ेगी तुम्हें, तभी ये रिएक्शंस होती हैं। और ये रिएक्शंस जो अभी बताया है ना, ये रिएक्शंस तो मेथड से हो सकती हैं। ठीक है, कैसे कैसे? हमने विलोपन अभिक्रिया के प्रकार पढ़े, विलोपन अभिक्रिया के प्रकार। इसमें बात करते हैं कि ये कितने प्रकार की होती हैं। तो ये बच्चों जिसने SN1 SN2 पढ़ा है, बिल्कुल इसके वही पॉइंट है, सब कुछ नहीं बदला है। E1 E2, तीसरा होता है E1 CB। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, इसकी बात ही नहीं करेंगे। E1 और E2 तो पढ़ेंगे बिल्कुल ही। E1 क्या होता है, E2 क्या होता है, तो बता दें। इसे एकाणुक विलोपन अभिक्रिया, वही SN1 वाली, उसमें भी एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया थी, यहां पर विलोपन अभिक्रिया है। इसमें कौन सा होगा, द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया। ये क्या होती है, एकाणुक द्विअणुक, तो बता दें ये दो स्टेप में पूरी होती है, ये एक स्टेप में पूरी होती है, एक चरण में। अब होता क्या है बच्चों इसमें, चलो मानते हैं E1 का एग्जाम्पल उठाते हैं। तो E1 में क्या होता है, मान के चलो ये C X है, यहां पर ये H है, यहां पर X। E1 में क्या होता है, E1 में सबसे पहले ये निकलता है X माइनस, क्या बनता है, कार्बोकेटायन बनता है। बाद में कोई बेस आता है, H प्लस को निकालता है, कोई बेस क्षार आता है, H प्लस को निकाल देता है। यानी कि पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, फर्स्ट स्टेप में, और दूसरे स्टेप में कार्बो एनायन बनता है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी होती है, इसका सेकेंड स्टेप होगा, ये बनता है। तो हमने E1 समझा क्या होता है, तो E1 जो होती है दो स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है बच्चों, और दूसरे स्टेप में क्या होता है, बेस H प्लस को निकाल देता है बाहर, और एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्लियर हुई। अब बात करते हैं E2 क्या होता है। तो E2 कहने को तो E2 है, ठीक है, द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया है। कितने स्टेप में होगी, हमें लगता है दो स्टेप में होगी, लेकिन दो स्टेप में नहीं होती है, एक स्टेप में होती है। एकाणुक दो स्टेप में और दो अणुक एक स्टेप में। थोड़ा एग्जांपल देखते हैं, जैसे E2 की बात करें, बाई मालिकुलर, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा, चार चार पॉइंट पढ़ेंगे और खत्म करेंगे इसे, आज ज्यादा लेंदी लेक्चर नहीं होगा। जैसे इसका एग्जांपल समझते हैं, ये अभिक्रिया दो तरीके से हो सकती है। तो देखते हैं यहां पर, ये इधर से निकलता है, ये इधर से निकलता है, साथ साथ निकलते हैं, HX बाहर होता है और क्या बनता है,
ये बनता है, यानी कि ये इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता बच्चों, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है E2। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस आते हैं, कौन से? स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। इसमें X प्लस X माइनस के निकलने का इंतजार नहीं करते कि X माइनस निकले कब, ठीक है, और निकलने के बाद कब बेस अटैक करे H प्लस को खींचे, ये कुछ नहीं, इंतजार ही नहीं करता। X माइनस निकलेगा और H प्लस निकलेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये जो अभिक्रिया होती हैं 2 स्टेप से हो सकती हैं, कह सकते हैं, ठीक है। कहने को तो कह सकते हैं कि 2 तरीके से हो सकती है। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें कार्बोकेटायन बन जाए, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में, और दूसरे स्टेप में H प्लस निकल जाए, 2 स्टेप का में कंप्लीट हो जाए। ऐसी अभिक्रिया कौन सी कहलाएगी? E1 अभिक्रिया। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 स्टेप में ना होकर एक ही स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती है, और क्या बनाती है? पास अंतरप्त यौगिक बनाती है, और ये होती है अभिक्रिया। अब बात करते हैं कि E1 और E2 के, थोड़ा बात कर लेते हैं अच्छे से, पॉइंट भी बात कर लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? E1 विलोपन अभिक्रिया, विलोपन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है। इसे E1 नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। और विलोपन इसलिए नाम देते हैं क्योंकि इसमें कोई चीज बाहर निकल रही है। एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है बच्चों। तो इसका नाम कैसे पड़ा? तो यूनि का मतलब होता है एकाणुक, ठीक है, और एलिमिनेशन का अर्थ होता है विलोपन, रिएक्शंस का मतलब होता है अभिक्रिया, या कह सकते हैं इसका नाम एकाणुक विलोपन अभिक्रिया है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार होता है, तो इसकी बात करते हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल कोई लेते हैं, एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, तो विलोपन भी कौन सा हम देखेंगे ये भी बता दें। जो हम लोग विलोपन देखेंगे वो अल्फा एंड बीटा विलोपन देखेंगे, ठीक है। अब अल्फा बीटा क्या होता है? ये कार्बन था और ये कार्बन था, ये कार्बन अल्फा है तो ये बगल वाला कार्बन कौन सा है? बीटा है। अगर ए निकलता है अल्फा से तो बी निकलता है कहां से? बीटा से। ऐसा नहीं हम इसके पीछे के कार्बन से निकाल दे, ये कौन सा होता है? गामा होता है, ठीक है। तो हम जो भी होंगे, ठीक है, वो हमेशा हमारा विलोपन कौन सा होगा? अल्फा एंड बीटा विलोपन होगा, ठीक है। तो हम जो भी बात करेंगे वो अल्फा एंड बीटा पर विलोपन करेंगे और अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनेगा, इसका नाम एल्कीन होगा। तो ये कार्बन कौन सा हुआ? अल्फा कार्बन। ये कौन सा हुआ? बीटा कार्बन। ये कौन सा हुआ? बीटा कार्बन, ठीक है। अब देखते हैं ये अभिक्रिया कैसे होती है। तो इसकी अभिक्रिया लेते हैं वाटर, ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल या वीक बेसिक कैरेक्टर है, ठीक है। तो बच्चों बता दें यहाँ पर ये जो अभिक्रिया होंगी हमने बताया है एंडोथर्मिक होती है, और कितने टेम्परेचर पर होंगी? ग्रेटर देन
60 डिग्री। 60 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर हो तभी ये रिएक्शंस होगी, क्योंकि एंडोथर्मिक है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं। सिग्मा बॉन्ड रूम टेम्परेचर पे नहीं टूटते हैं। SN1 SN2 एक्सोथर्मिक थी, ये एंडोथर्मिक है। हीट चाहिए इन्हें, ये बेस है। ये वाटर क्या करेगा, H+ को खींच लेगा। अब दो चीजें होती हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा पिछले क्लास में SN1 तथा SN2 के बारे में। इसके पास न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होता है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होता है, और इसके पास बेसिक कैरेक्टर होता है। कौन सा होता है, बेसिक कैरेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये समझ में नहीं आता है। वाटर, मेथेनॉल, लिथेनॉल, कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जितने भी होते हैं सभी के पास दो कैरेक्टर होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, बेसिक कैरेक्टर। समझ में ही नहीं आता कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है। तो बात बता दें, जब हम SN1 SN2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, SN1 एंड SN2 की बात करते हैं, तो हम लोग जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, हम उसके कौन से कैरेक्टर की बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। और जब हम एलिमिनेशन की बात करते हैं तो इसके हम बेसिक कैरेक्टर की बात करते हैं। किसमें, E1 और E2 में, ठीक है। इसमें हम इसका बेसिक कैरेक्टर उठाते हैं और इसमें हम न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर उठाते हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर होता क्या है, बेसिक कैरेक्टर होता क्या है। तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ये होता है, कह सकते हैं ये क्षार है, बोले क्षार है। और क्षार का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, ठीक है। वाटर क्या है, एक क्षार है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को दाता होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़कर, H+ को छोड़कर अगर किसी को और देगा, किसी को देगा, ठीक है, H+ को नहीं दिया, किसी को देगा, किसी तत्व को देगा। सिंपल सी बात बताएं, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर तभी बोलते हैं बच्चों, जब ये जो भी ये बेस हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन H+ को छोड़कर किसी को देंगे, ठीक है, वो उसका कौन सा कैरेक्टर कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। अगर यही जो ये यौगिक है, अगर H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोनियम आयन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो वो उसका कौन सा कहलाएगा, बेसिक कैरेक्टर। SN1 SN2 में हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन नहीं दिया जाता है, ठीक है, उसमें कार्बन को दिया जाता है, तभी तो उसका वो कौन सा कैरेक्टर होता है, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। और इसमें बात करेंगे इसकी कौन सी, बेसिक कैरेक्टर के बारे में। यानी कि कहने का मतलब यही है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, H+ को देगा तो उसका बेसिक कैरेक्टर है, ठीक है, और H+ को छोड़कर किसी को दोगा तो उसका कौन सा कैरेक्टर कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। जिसमें हम SN1 SN2 में देखते हैं कार्बन को देता है, जितने भी ये यौगिक होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। और इसमें बात करेंगे जो बेस होगा वो सिर्फ H+ को देगा, तो उसका कौन सा कैरेक्टर होगा, बेसिक कैरेक्टर होगा। इतना पता होगा आपको, ठीक है। नहीं पता है तो आप याद करो, मैंने बताया। चलो हम रिएक्शंस देखते हैं ये कैसे होती है। ठीक है, तो देखते हैं अल्फा एंड बीटा से एलिमिनेशन कराना है, ठीक है, और हम E1 एलिमिनेशन देखते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होता है। यहां पर हमने एंडोथर्मिक कंडीशन अप्लाई कर दी, यहां से X निकाल देंगे,
चलो हम इसका उत्पाद बनाते हैं। ये बना, प्लस में क्या निकला, H और X निकला। ये एल्कीन बना, इसका नाम बताएंगे कमेंट में आप लोग, क्या है, प्रोपीन है। कौन सा है, 1 प्रोपीन। ठीक है बच्चों। अब बात आती है कि ये हुआ कैसे। चलो इसके कैरेक्टर पढ़ेंगे, पहले इसका मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म, क्रियाविधि देखेंगे, रिएक्शन हुई कैसे। तो देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, प्रथम चरण क्या होता है, एल्किल हैलाइड ये X है, यहां से निकल के भागता है, क्या बनाता है, कार्बोकेटायन बनाता है। क्या बना, X माइनस, यानी कि इसके फर्स्ट स्टेप में क्या बना बच्चों, कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, यानी कि स्टेप फर्स्ट में जो होता है वो कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब अगर कार्बोकेटायन बनना है तो इसका फर्स्ट स्टेप जो होता है उसका वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसी स्टेप से इस रिएक्शन का रेट बताया जाएगा कि रिएक्शन धीरे होगी, रिएक्शन ज्यादा होगी, रिएक्शन नहीं होगी। ये सब कौन बताएगा, पहला स्टेप ही बताएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा स्टेप क्या होता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेप देख लेते हैं। स्टेप सेकंड, तो स्टेप सेकंड में इसी कार्बोकेटायन पर कोई बेस आता है, कोई बेस आता है, क्षार आता है। ठीक है, कोई भी क्षार आ सकता है, वाटर, एथेनॉल, मेथेनॉल, ये H प्लस को खींच लेता है। H प्लस को खींच लेता है और क्या बनाता है, इधर माइनस आएगा, इधर प्लस है, और ये बेस H प्लस के साथ खींचकर निकल जाता है, BH बना देता है। और बनता क्या है यहाँ पर, ये छूटा है थोड़ा, रुको बच्चों, ये CH3 छूटा है ना, सही करते हैं इसे, देखते हैं, हमने देखा नहीं, CH3 CH प्लस, ये निकला कौन, CH2 H प्लस। यहाँ से कोई बेस आता है। ठीक है, ये बेस H प्लस को इलेक्ट्रॉन देता है और ये तुरंत यहाँ से इसकी दोस्ती में दरार पड़ती है और इसके साथ ये जुड़ जाता है। ठीक है, H प्लस, इस पे माइनस आता है और ये क्या बनाता है बच्चों, तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड और CH2 बना, और ये क्या निकल गया, B और H। तो ये हमने देखा कि फर्स्ट स्टेप में इसके कौन सा बना है, कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन अगर बनता है तो इसमें रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है बच्चों, और क्योंकि ये 2 स्टेप रिएक्शंस एंडोथर्मिक है, ठीक है, सभी रेट डिटरमाइन होंगे किसके स्टेप से, फर्स्ट स्टेप से। दूसरे स्टेप में एल्केन बनता है। चलो इसके 4-5 पॉइंट लिखते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड में आते हैं, देखते हैं। तो इसी अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं कि ये अभिक्रिया 2 स्टेप्स में होती है। ठीक है, अभिक्रिया के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं इसके। तो बात करेंगे पहला पॉइंट की, ये अभिक्रिया जो होती है 2 स्टेप में पूरी होती है, 2 चरण में पूरी होती है, संपन्न होती है, पूर्ण होती है। ठीक है, दूसरा, इसका प्रथम चरण
प्रथम चरण वेग निर्धारण पद होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तीसरी बात करते हैं कि इसमें कार्बो धनायन बनता है, ठीक है। चौथा पॉइंट बात करें, यदि कार्बो धनायन बना है तो पुनर्विन्यास संभव है। इसमें पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट संभव है। ठीक है, ये पॉइंट हमने SN1 में भी बताए थे। अगर उसको किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये कुछ नहीं है, होता है, संभव है। वही टोटल सभी पॉइंट है। पांचवा पॉइंट कि इसमें जो क्षार होते हैं, विलायक होते हैं, वो पोलर प्रोटिक होते हैं। उसमें भी वही थे, इसमें पोलर प्रोटिक विलायक लिए जाते हैं जिसके पास प्रोटॉन हो, H+ को देने की टेंडेंसी हो, जो X- को रोक सके, विलायक लिए जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि छठा पॉइंट की इसकी। ठीक है, तो पोलर प्रोटिक विलायक लिए जाते हैं। ठीक है, बात आती है कि इसके रेट की, तो E1 का रेट सबसे अधिक 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का, और सबसे कम किसका होता है? 0 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर इसके 7वें पॉइंट की बात करें। ठीक है, हमने कितनी पॉइंट की बात की? तो अभी तो 5 हुए हैं, 4 हुए हैं। ठीक है, 6 हुए हैं, सॉरी। ये अभिक्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। इसका प्रथम चरण वेग निर्धारण पद होता है। इसमें कार्बो धनायन बनता है। जिसमें बच्चों कार्बो धनायन बनता है उसमें रीअरेंजमेंट जरूर होता है, पुनर्विन्यास संभव है, स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। और इसमें पोलर प्रोटिक विलायक लिए जाते हैं जैसे SN1 में थे। E1 का रेट यही था वहां पर भी, यही यहां पर भी है। इसका 7वां पॉइंट अगर बात करें तो इसकी जो आणविकता होती है यूनिमॉलिक्यूलर है ना, एक अणु पर निर्भर करता है, एल्किल हैलाइड पर। यानी कि रेट की बात करें, केमिकल काइनेटिक्स की बात करें थोड़ा, तो रेट जो डिपेंड करता है वो एल्किल हैलाइड पर, ना कि विलायक पर। आप पानी कितना भी ले, विलायक कितना भी ले, रेट पर फर्क ही नहीं पड़ता। रेट पर फर्क पड़ता है एल्किल हैलाइड लेने पर, दर पर। रेट किस पर निर्भर है? सिर्फ एक अणु पर। और ये जो लिखा जाता है यही कौन सी होती है? आणविकता है। यानी कि एक ही अणु पर निर्भर है, या कह सकते हैं इसकी कोटि जो है वो कितनी है? 1 है, क्योंकि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। आणविकता 2 है, कंफ्यूजन रहते हैं, आणविकता 1 है। आणविकता का मतलब है बिना वाटर के साथ ये रिएक्शन ही नहीं कर सकता। अगर ये RH है, बिना विलायक के साथ ये रिएक्शन संभव ही नहीं है। ठीक है, कोटि का मतलब ये होता है कि उसका रेट सिर्फ एक अणु पर निर्भर है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, एक का अणु का अभिक्रिया है, तभी तो नाम पड़ा एक का अणु पर विलोपन अभिक्रिया। यानी कि इसका रेट सिर्फ एक अणु पर निर्भर करेगा। लेकिन इसकी कोटि की बात करें, बिना वाटर के लिए रिएक्शन नहीं होगी। यानी कि आणविकता कितनी है इसकी? 2 है। तो इसकी कोटि की बात करें, कोटि कितनी होती है? 1 होती है। आणविकता 2 होती है, बिना वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करेगा? तो विलायक ही नहीं है, एक अणु आएगा, 1000 अणु इसके हैं, इसका एक अणु है। इसके एक अणु खत्म होने पर इस पर रेट पर बहुत फर्क पड़ता है, इसका एक खत्म होने पर इस पर रेट पर फर्क नहीं पड़ता है। अभी तो इसके 999, तभी मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन कैसी है? कांस्टेंट है। इसकी कहते हैं कि हाँ बदल रही है, तभी तो मानते हैं कि इसके रेट इस पर निर्भर कर रहा है, ना कि वाटर पर। लेकिन जरूरी तो है रिएक्शन करने के लिए, बिना इसके कहां रिएक्शन होगी। यानी कि आणविकता 2 है, कोटि 1 है। और जिनकी कोटि 1 होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है, और एक का अणु कहलाती है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, छद्म कोटि की अभिक्रिया, लगता था इसमें कोटि 2 होगी, लेकिन इसकी कोटि ही नहीं है। ठीक है, वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट है, उस पर रेट पर कोई फर्क नहीं डाल रहा। ठीक है, वो किस में होता है? E2 में।
ठीक है, 8वां पॉइंट बात करें, ठीक है, कोटि एक होती है। बात आती है कि कैसी होती, उष्मा छिपी, उष्मा छिपी, उष्मा शोषी या उष्मा छिपी, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। तो SN1 SN2 एक्सोथर्मिक थी, लो टेम्परेचर पर होती, लेस देन 20 डिग्री, ये एंडोथर्मिक थी, क्योंकि इनमें क्या तोड़ रहे भाई, तो इसमें आप पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, और सिग्मा बॉन्ड से क्या बना रहे हो आप, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, यानी कि 2 सिग्मा से एक पाई बना रहे हो, तो ये एक्सोथर्मिक है और 50-60 डिग्री से ऊपर होती रिएक्शन है, यानी कि E1 हो चाहे E2 हो। एक तो मिलता है कि ये एंडोथर्मिक होती हैं, एंडोथर्मिक होती हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया होती हैं। और बच्चों पता होगा, अगर थर्मोडायनेमिक पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो उन एंडोथर्मिक के लिए इंथैल्पी का मान जो होता है लेस देन 0 नहीं होता, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, एंडोथर्मिक या उष्मा शोषी होती हैं। ठीक है, इनके लिए डेल्टा एच का मान कितना होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। और SN1 के लिए कितना होता है, डेल्टा एच का मान लेस देन 0 होता है, यानी कि इसमें बात करें डेल्टा एच जो होता है पॉजिटिव, यानी कि हीट तुम्हें देनी होगी तभी ये E1 या E2 विलोपन अभिक्रिया प्रेफर होंगी, वरना होंगी ही नहीं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर नहीं होती। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, रिएक्शन हो रही 60 डिग्री सेल्सियस पर, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे चाय का बनना, चाय रूम टेम्परेचर पर नहीं बनती है, आप बढ़ाओगे टेम्परेचर तभी चाय बनेगी, क्योंकि चाय का बनना भी कैसा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसके मेन पॉइंट बात करते हैं और थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। चलो E2 में बात कर लें, ठीक है, और बाद में एग्जांपल बात करेंगे थोड़ा सेटजेब और हॉफमैन की, एल्कीन की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पहले E2 को समझते हैं। E1 के पॉइंट इतने ही है, बेहतर है। हमने बात की 2 स्टेप रिएक्शन से, पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनता है, कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, और इसका रेट किस पर निर्भर करेगा, फर्स्ट स्टेप पर। फिर बात की हमने इसके कुछ पॉइंट की जो SN1 के सिमिलर हैं, सब वही है पॉइंट। ठीक है, बस यही बदला, एक डेल्टा एच उष्मा शोषी है, वही सब है। 2 स्टेप में वो भी थी, वो एक निर्धारण पद कार्बोकेटायन था, रीअरेंजमेंट था, A to Z था। अगर SN1 बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये इसमें कुछ नहीं है, बस एक पॉइंट इसमें ऐड हुआ है, कौन सा, उष्मा शोषी का। इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, उसमें डेल्टा एच निगेटिव होता है, लेस देन 0 होता है। फिर बात करते हैं E2 की, इसका भी देखते हैं क्या होता है। E2 का नाम क्यों पड़ा है, तो इसे बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, एलिमिनेशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इसे हिंदी में द्विअणुक विलोपन अभिक्रिया कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि इसका जो रेट होगा ना बच्चों, वो रेट जो होगा 2 चीज पर निर्भर करेगा। एक तो इस पर निर्भर करेगा एल्किल हैलाइड पर, और दूसरा निर्भर करेगा बेस पर। बेस कौन, क्षार पर। और इसके रेट में कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, तो इसकी कोटि भी कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, तभी तो यहां पर आया बायो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि इसके अंदर कितने अणु इन्वॉल्व है रेट में, 2 अणु हैं। ठीक है, तो हमने समझा इसका द्विअणुक क्यों नाम होता है। द्विअणुक का मतलब यही होता है कि इसके रेट में कितने अणु उपस्थित हैं, 2 हैं। ठीक है, अब देखते हैं रिएक्शन होती कैसे है। ठीक है, तो रिएक्शन देखते हैं होती कैसे है, तो देखते हैं एक एग्जांपल से, तो देख लेते हैं। छोटा सा एग्जांपल होगा और इस पे हम सभी कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। CH3 है और CH2 है, और ये CH2, ये CH2, इधर X है, यहां पर कौन है, H है। इसमें क्या होता है, ये बनाती तो यही है HX, निकालती है, बनाती है एथीन ही है, विलोपन होता है, ये बनता है HX, होना वही है सब। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, थोड़ा खिसकाते ऊपर। मैकेनिज्म की
क्रियाविधि की। देखते हैं कैसे हुई रिएक्शन। अगर जिसने SN1 SN2 बढ़िया से पढ़ा है, बार बार कहता हूं, कुछ नहीं है इसमें, सिमिलर रिएक्शन है, बस एल्कीन बनती है इसमें, इतना ध्यान रखता है, एंडोथर्मिक है। तो मैकेनिज्म की बात करें तो ये CH2, ये CH2, ये X, ये H। तो होता क्या है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, एक स्टेप में पूरी होती है, जबकि SN2 भी तो एक स्टेप में थी, स्टेप फर्स्ट में पूरी हो जाती है। दो अड़ुक वाली एक स्टेप में, एक अड़ुक वाली दो स्टेप में। तो यहां से होता क्या है तो देखते हैं। CH2 CH2, यहां से होता है, देखो बच्चों, ये H, ये क्या है X माइनस, इससे क्या जुड़ता है, बेस जुड़ता है। और यहां से ये जो बनी है, ये जो बन रही है, यहां पर एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ये बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, मध्यवर्ती अवस्था। बेबी एल्केन भी कहते हैं, क्योंकि अभी एल्कीन बनी नहीं है, बच्ची है, ठीक है। बेबी एल्केन मध्यवर्ती अवस्था है, क्या नाम बोलते हैं इसे, बेबी एल्केन, बेबी एल्कीन फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। होता क्या है, और एंटी एलिमिनेशन होता है, ऐसा नहीं कि सेम साइड से हुआ है, इधर से हाइड्रोजन निकलता है, क्योंकि यहां से नहीं आता, क्योंकि यहां पर खुद ही बेस है, ये पीछे से टेक करता है, एक से ऊपर से निकलता है तो ये नीचे से निकलता है, बेस को ले, बेस इस प्लस को निकल क्या बनाता है, BHX निकलता है, बाद में बेस अपना H प्लस डोनेट करता है और क्या बनाता है H और X, और क्या बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है E2 का, ठीक है। तो E2 में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है सॉरी, ट्रांजिशन स्टेट जितनी स्टेबल होगी उतना आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो हमने बात की, जो E2 एलिमिनेशन है वो सिंगल स्टेप में होता है, ठीक है। और इसमें जो एंटी एलिमिनेशन होता है, क्या कह सकते हैं, एंटी एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन का मतलब विपरीत विलोपन, ठीक है बच्चों। तो विपरीत क्यों है ये पूछ सकते हैं, क्योंकि H निकलता है इसके नीचे साइड से, तो X निकलता है इसके विपरीत साइड से, तो यही कह सकते हैं कि एंटी एलिमिनेशन होता है और क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। चलो इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो इसके मैकेनिज्म की बात की, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, स्टेप फर्स्ट में कंप्लीट हो जाती है ये अभिक्रिया और क्या बनाती है, एल्कीन बनाती है बच्चों, ठीक है। अब बात आती है इसके कैरेक्टरिस्टिक की, अभिलक्षण की। E1 के अभिलक्षण, E2 के अभिलक्षण, क्या E1 लिख दिया है हमने, देखें थोड़ा, नहीं E2 लिखा है, सही है। चलो इसके अभिलक्षण की बात करते हैं। E2 के अभिलक्षण, तो अभी देखते हैं पहला स्टेप, इसमें कार्बोदनायन नहीं बनता, अनायन नहीं बनता है। दूसरा कि ये अभिक्रिया एक चरण में पूरी होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन से पूरी होती है। तीसरा, इसकी कोटि ठीक है, 2 होती है, ठीक है। चौथा पॉइंट, ठीक है, इसमें प्रबल क्षार लिए जाते हैं, प्रबल क्षार लिए जाते हैं। पांचवा पॉइंट, इसमें
प्रबल क्षार कौन से होंगे? वही जो SN1 में थे, NaOH, KOH, ठीक है, यही लिए जाते हैं। सोडियम एमाइन अमोनिया, ठीक है, इसमें पोलर एप्रोटिक, यही सब वही हैं, अप्रोटिक विलायक लिए जाते हैं जिसमें प्रोटॉन ना हो, क्योंकि प्रोटॉन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि साथ साथ निकल रहे हैं, लिए जाते हैं, ठीक है। अगली बात करें छठा की, इसका रेट जो होता है, इसमें बस यही, हाँ ये अलग है थोड़ा, इसका रेट सबसे ज्यादा इसमें हाँ फर्क होता है। वहां पर SN2 में था 0 1 2 3, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कवर कर रहा था। यहाँ पर कुछ नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा रेट तभी होगा जब आपकी बेबी एल्कीन स्टेबल होगी। बेबी एल्कीन तभी स्टेबल होगी जब वो मोर क्राउडेड हो, मोर सब्स्टिट्यूटेड हो, ठीक है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड के अनुसार देखा जाए तो इसका रेट 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री होता है। यानी कि E1 और E2 का रेट सेम, SN1 E1 एंड E2 का रेट सेम, बस SN2 का अलग होता है, ठीक है। उसका 0 1 और 2 और 3 होता है, ठीक है बच्चों। तो इतनी बात हुई, इसमें कार्बोदनान नहीं बनता, ठीक है। एक चरण में पूरी होती है, पूटी 2 होती है, और इसमें प्रबल क्षार लिए जाते हैं, कास्टिक सोडा, ये पोलर प्रोटिक विलायक लिए जाते हैं। इसका रेट सबसे ज्यादा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री का होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसमें, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल की। इतने पॉइंट अगर आपने पढ़े हैं तो बहुत ही अच्छे हैं। इसमें ये पूरा होता है E2 का, इतने ही कैरेक्टर होते हैं। पोलर प्रोटिक विलायक लिए जाते हैं, रेट 3 डिग्री का ज्यादा होता है, और प्रबल क्षार लिए जाते हैं। और इसकी कोटि कितनी होती है, यानी कि इसके रेट ऑफ रिएक्शन में कितने अणु होते हैं? बाइमॉलिक्यूलर होते हैं, 2 अणु होते हैं। एल्किल हैलाइड पर निर्भर करता है और आपके वाटर विलायक पर भी निर्भर करता है रेट, ठीक है।